नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी के लिए कि दिसंबर सेशन में यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए क्लासेस हम लेकर आएंगे। और जी हाँ, आज बहुत खुशी है कि पहला क्लास आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। और आपके पेपर टू में कौन सा सब्जेक्ट? हिस्ट्री। पेपर टू के हिस्ट्री की क्लासेस आज से आरंभ हो गई है। ये क्लास नंबर 1 है ना। ये पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोगों ने ऐसे टॉपिक को लिया है जहां से प्रश्न हर बार आते हैं और अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे आप रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो यहां से आप आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, आपको हम लोग हिस्ट्री में आज टीच करने वाले हैं। हिस्ट्री में क्या होगा हमारा? उपनिवेश एवं उपनिवेशवाद, कॉलोनियल एंड कॉलोनियलिज्म, यानी ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है। और देखा जाए तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है हमारा। और हम इंडियन हिस्ट्री में इसलिए इसको कहे क्योंकि इंडिया एक खुद उपनिवेश रह चुका है ना। इंडिया एक खुद उपनिवेशवाद का से ग्रसित देश रहा है, इसीलिए हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। वैसे ये मैटर हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का है। कहाँ का है? वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो चलिए, किस प्रकार इसको हम लोग अच्छे से कवर करें ताकि यहां से जो भी प्रश्न बन सकते हैं एक ही क्लास में आपका क्लियर हो जाए। और हम लोग जो क्लास करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार की क्लासेस होगी कि हिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगा। आप हिस्ट्री से जितना बार नेट देंगे ना उतना बार निकालेंगे। जैसे कि हमने 2 बार नेट दिया, दोनों बार निकाला, है ना। JRF मेरा हो गया, मतलब 3 बार अगर एग्जाम में बैठे तो तीनों बार रिजल्ट आया। ठीक है, तो अगर आप गहराई से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो जितना बार आप बैठेंगे आपका रिजल्ट आएगा एग्जाम में। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। और बिल्कुल आश्वस्त रहिए, पूरा यूनिट कंप्लीट कराया जाएगा। जो आपका 10 यूनिट होता है पेपर 2 में, सारे यूनिट को कंप्लीट कराएंगे हम लोग। और सबसे मेजर जो टॉपिक होता है जहां से प्रश्न आते हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट भी आप सभी से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट JRF दिसंबर 2024 की क्लासेस, जहां पे हम लोग आज क्या देखेंगे? उपनिवेश एवं उपनिवेशवाद, कॉलोनियल एंड कॉलोनियलिज्म। स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। सबसे पहले आपको यह समझना होगा उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद आखिर है क्या, है ना। तो उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद के तहत किसी क्षेत्र और वहां के नागरिकों पर, क्षेत्र मतलब किसी देश और वहां के नागरिकों पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है। किसी देश या किसी क्षेत्र पर दूसरे देश के द्वारा, है ना, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और यह अचानक से एक दिन में नहीं होता। ये एक दिन में की अटैक की, ऐसा नहीं। अटैक ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है। और इसी के तहत एक वर्ड आता है साम्राज्यवाद। तो उसमें क्या होता है, वो अचानक से हो सकता है। हम किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लिए, वो अलग चीज हो गया। यहाँ पे है कि दीर्घकालीन प्रक्रिया है। जैसे ब्रिटेन का इंडिया पे नियंत्रण हुआ, उपनिवेश इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, तो एक दिन हो गया? नहीं। सबसे पहले उसने प्लासी की लड़ाई लड़ी, प्लासी का युद्ध हुआ और लगभग 100-150 सालों का उसका इतिहास है। तब उन्होंने भारत पर पूरी तरह से अपने उपनिवेशवाद को स्थापित करने में वो सफल रहे। तो यानी ये दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या देख सकते हैं? अपने भारत को, भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद स्थापित हुआ, यूरोपीय उपनिवेशवाद, बाद में साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद का ही कसरे एडवांस रूप है साम्राज्यवाद। जब उपनिवेशवाद में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्षेत्र पर अधिकार करने की बात नहीं आती है ना, अटैक करने की बात नहीं आती है। वहां पर आर्थिक, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है। और ज्यादा से ज्यादा उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो उसका रहता है ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कैसे कमाया जाए। यहाँ पे क्षेत्र पर कब्जा करने का कह सकते हैं ये लोग कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग नहीं शामिल करेंगे उपनिवेशवाद में। लेकिन जब साम्राज्यवाद की बात हो जाएगी तो वहां पर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जाता है। यहाँ क्षेत्र पर ध्यान कम दिया जाता है, ज्यादा ध्यान आर्थिक रूप से किस प्रकार वहां से शोषण करें और अपने देश को मजबूत बनाए, ज्यादा ध्यान इस पर रहता है। ठीक है, अब साम्राज्यवाद में क्या होता है? यूरोपीय शासन, जबकि साम्राज्यवाद के तहत विदेशी शक्ति। अब साम्राज्यवाद के बारे में थोड़ा समझ लें क्योंकि दोनों लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा अंतर है। साम्राज्यवाद के तहत विदेशी शक्ति किसी क्षेत्र एवं वहां के नागरिकों के प्रमुख आर्थिक कारकों पर नियंत्रण करती है। इसके लिए वो वहां पर आक्रमण भी कर सकती है और उस क्षेत्र पर कब्जा भी कर सकती है। उपनिवेशवाद में उस क्षेत्र पर कब्जा करना उनका कह सकते हैं जरूरत नहीं रहता है। जिस प्रकार अंग्रेज पहले व्यापारी बनकर आए,
उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था पर, है ना, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। वो एक उपनिवेशवाद का आरंभिक चरण है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार मतलब व्यापारिक एकाधिकार, जिस प्रकार उन्हें सबसे पहले डच को हराया, फिर फ्रेंच कंपनी सबको हराया, यानी जितने भी यूरोपीय कंपनियां थे सबको यहाँ से साइड किया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सर्वोच्च बनकर उभरी और उसने यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया। दुनिया के अन्य देशों में भी उनका उपनिवेश था, है ना, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था का उनका शोषण किया जा सके। अब उपनिवेशवाद के कुछ टर्म्स को समझेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। उपनिवेशवाद या उपनिवेश में क्या क्या चीजें पाई जाती, जो उनके कह सकते हैं, उनका अगर परिभाषा हम देखें, उनके परिभाषा में किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा उपनिवेशवाद का अंग नहीं है? अगर आपसे यह पूछा जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर याद रहना चाहिए दिमाग में, तब आप कर पाएंगे। जैसे उपनिवेश और उपनिवेशवाद में क्या क्या चीजें शामिल रहती है। सबसे पहला यह क्या है? विस्तारवादी अवधारणा है। किसी देश में अगर इस प्रकार की अवधारणा है कि हम अपने आप को विस्तार करेंगे, तो यह एक सबसे पहला क्या हो गया? यह एक विस्तारवादी अवधारणा है। अपने देश का विस्तार करना चाहता है, यह एक विस्तारवादी अवधारणा पहला हो गया। दूसरा, इसके तहत एक कमजोर देश का आर्थिक शोषण और उत्पीड़न होता है। जैसे इंडिया का आर्थिक शोषण और उत्पीड़न किया अंग्रेजों ने, एक कमजोर देश का आर्थिक शोषण और उत्पीड़न होता है। इसमें एक राष्ट्र के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। जो मजबूत देश होता है ना, वो उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। क्या क्या? वहां के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित कर लेता है। नियंत्रण जो स्थापित करता है वो देश मातृ देश कहलाता है। जैसे भारत पर नियंत्रण किसने स्थापित किया? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन क्या हो गया हमारा? ब्रिटेन हमारा हो गया मातृ देश। ब्रिटेन क्या हो गया हमारा? मातृ देश। तो ब्रिटेन हो गया हमारा मातृ देश। तो मातृ देश कौन था हमारा? ब्रिटेन। और जो देश पर नियंत्रण स्थापित करता है वही देश उपनिवेश कहलाता है। और यह पूरी प्रक्रिया उपनिवेशवाद हो गई। तो उपनिवेश का उदाहरण हमारा इंडिया है, और उपनिवेशवाद इस पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। और जो मातृ देश था वो ब्रिटेन रहा यहाँ पर। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये उपनिवेशवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको सॉल्व करने में आसानी होता है। अब उपनिवेशवाद का उद्देश्य अगर पूछा जाएगा, उपनिवेशवाद का क्या उद्देश्य होता है ना, मातृ देश उपनिवेश स्थापित करता है, तो उसके पीछे इसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला, आर्थिक लाभ अर्जित करना। पहला उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ अर्जित करना पहला उद्देश्य होता है, पहला। दूसरा, मातृ देश को मजबूत बनाना, और उसका दूसरा उद्देश्य रहता है आर्थिक लाभ प्राप्त कर उस देश में, यानी जहां उपनिवेश बनाएंगे वहां निवेश नहीं करना है, वहां से उसको लाभ लेकर अपना जो मातृ देश है, जैसे इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, उसने यहाँ पर है ना बहुत लाभ कमाया, है ना, 70 गुना 80 गुना तक लाभ कमाया। लेकिन उस लाभ को फिर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। कहां किया? अपने मातृ देश में। यानी मातृ देश ब्रिटेन को मजबूत किया। अपने धर्म का विस्तार करना, उनका जो धर्म रहता है, उनकी जो संस्कृति रहती है, उनका यहाँ चाहता कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, इसीलिए भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता, जैसे क्या कहते थे अंग्रेज, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी उन्होंने दिया कि हम लोग श्वेत हैं, जितने भी अश्वेत या काले लोग हैं उनको हम लोग सुधारने के लिए आए हैं, है ना। उन्होंने अपने श्रेष्ठ खुद को कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, आप लोग नीचे हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं, और हमारे ऊपर दायित्व भेजा हमारे गॉड ने कि पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाओ, है ना। पूरी दुनिया पर हमारे ऊपर ये दायित्व है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दिया कि सभी जो अश्वेत और काले लोग हैं उनको हम लोग सभ्य बनाएंगे, ये हमारा दायित्व, यानी हम लोग श्रेष्ठ हैं। यानी उसने अपने श्रेष्ठता का दावा किया। इस प्रकार उनका यह उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब भारत में जो उपनिवेशवाद हुआ, इसके विभिन्न चरण हुए। उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरण होते हैं, ठीक है, तो उनको आपको समझना होगा। कॉलोनियल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसका किस प्रकार भारत में अलग अलग काल में इसका फेज रहा, इस अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था जो होता है ना, वह क्या करती है? पहले ही कहा कि मातृ देश
को आर्थिक लाभ पहुंचना। उसका सबसे जो बेसिक चीज है ना, उसको आप पकड़ के ये रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने जो मातृ देश है उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। नहीं, आर्थिक रूप से, आर्थिक वाला पॉइंट याद रखिएगा, जब उपनिवेशवाद की बात करेंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत करना, यहाँ क्षेत्र पे ज्यादा फोकस नहीं होता है। ठीक है, बाद में जब साम्राज्यवाद आएगा तो फिर क्षेत्र पे फोकस ये लोग करेंगे। तो सबसे पहले औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या देखेंगे, ब्रिटिश काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह आत्मनिर्भरता से किस अर्थव्यवस्था में बदल गई, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में। पहले भारत एक आत्मनिर्भर देश था, है ना, यहाँ जो भी उगाया जाता था, यहाँ जो भी उत्पाद होता था उसका खपत इंडिया में ही होता था और आत्मनिर्भर था और ज्यादा से ज्यादा चीजों का निर्यात होता था। लेकिन अब क्या हो गया, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई, क्योंकि इनके यहाँ अब यहाँ जो भी आर्थिक गतिविधियां होती थी अब भारत के अनुसार नहीं बल्कि जो मातृ देश था ब्रिटेन उसके लाभ को देखते हुए उसी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बदल चुकी थी, यानी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। इसका जो उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्या रहा कि भारत से इस दौर में जो भारत में उपनिवेश स्थापित हुआ उसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य रहा वो ये रहा कि भारत से कच्चा माल प्राप्त करना, ठीक है, और इसे कहां जाकर तैयार करना, अपने देश में। भारत से कच्चा माल जैसे कपास वगैरह जो भी कच्चा माल था यहां पर उसको लिया और जाके ब्रिटेन में जहां औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी वहां के मशीन से तैयार किया और उस उत्पाद को फिर भारतीय बाजार में बेचा। कच्चा माल कैसे मिला, एकदम सस्ता, कच्चा माल मिला सस्ता, उसे ले गया, मान लीजिए किसी अगर कपास को लिया, कपास को 50 रुपया केजी लिया और वही प्रोडक्ट चला गया ब्रिटेन के कहां, मिलों में। औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और वहां मशीनों से बनकर वो कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा बनकर आया और यहां उसका कीमत हो गया 100 गुना ज्यादा और फिर भारतीय बाजार में उसे बेचा गया। यानी कच्चा माल लिया वो भी बिल्कुल सस्ते दाम पर, अपने मनचाहे दाम पर उसने खरीदा और फिर वहां से ला के तैयार माल को फिर इंडिया में बेचा, यानी डबल प्रॉफिट था। एक तो कच्चा माल को सस्ता में लिए फिर तैयार माल को आके यहाँ बेच दिए। तो इस प्रकार उनका उद्देश्य था भारत से अर्थव्यवस्था को अपने तरफ अपने अनुसार कर सकते परिवर्तित करना और ज्यादा ज्यादा ब्रिटेन को लाभ देना। तो क्या हो गया, इससे भारत एक निर्यातक देश जो पहले था अब आयातक देश बन गया। क्या चीज का आयातक, तैयार माल का, तैयार माल का आयातक बन गया। यहाँ क्योंकि सारे कच्चे माल को ब्रिटेन खरीद लेता था, यहाँ के जो आपके लोकल कारीगर थे उनके पास कच्चा माल बचता ही नहीं था प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी अब ये निर्यात क्या करेंगे, अब ये कच्चा माल का ही निर्यात करते थे और वहां से तैयार माल आयात होता था। यानी भारत एक कह सकते हैं निर्यातक देश से कैसा देश बन गया, आयातक देश। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो चरण रहा तो किस प्रकार चरण रहा उससे रिलेटेड प्रश्न आता है। यहाँ पर इसके चरण को जो स्टेप बाय स्टेप इसने जो कदम बढ़ाया उसको हम लोग 3 भागों में देख सकते हैं, 3 भागों में बांटेंगे। भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला होता है वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद। इनके फेज को आप याद रख लीजिए, यहां से प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक पूंजीवाद का काल था, तो 1757 से 1813 तक, है ना, जब प्लासी का युद्ध हुआ तब से लेकर जब भारत में फिर मुक्त कह सकते हैं जो बाजार व्यवस्था लागू कर दी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था इंडिया में, उसे समाप्त कर दिया गया और अन्य कंपनियों को भी भारत आने के लिए आमंत्रित कर दिया गया। कब, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो इस 1813 के पहले क्या था, भारत पर एक कंपनी व्यापार करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस एक्ट के बाद क्या किया, अब यहाँ खुला व्यापार कर दिया, है ना, ओपन ट्रेड कर दिया, यानी सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी जबकि ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी यहाँ आके व्यापार कर सकती है। ठीक है, व्यापार की खुली छूट दी गई। तो 1757 प्लासी के युद्ध से 1813 के चार्टर एक्ट के बीच का जो पीरियड है इसे हम लोग वाणिज्यिक पूंजीवाद में शामिल करते हैं। अगला है औद्योगिक पूंजीवाद। अब जब बहुत सारी कंपनियां आ गई तो यहाँ क्या हो गया, औद्योगिक रूप से काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। यूरोपीय कंपनियों में विशेषकर ब्रिटिश कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इस काल को औद्योगिक पूंजीवाद का नाम दिया गया है। 1813 के चार्टर एक्ट से स्टार्ट होता है और 1858 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है,
1857 के विद्रोह के बाद 1858 के एक्ट तक, यानी 1813 के एक्ट से लेकर 1858 के एक्ट के बीच का जो पीरियड है उसको औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। वित्तीय पूंजीवाद में अब हमारा जब से भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश क्राउन का शासन 1818 के एक्ट के बाद यहां आरंभ हो जाता है, उसके बाद से लेकर जब भारत आजाद हुआ उस बीच के काल को वित्तीय पूंजीवाद का काल कहा जाता है। इस तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग सेक्शन में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे वाणिज्यिक पूंजीवाद की क्या विशेषता थी, वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या क्या चीजें हुई उनको समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग औद्योगिक पूंजीवाद देखेंगे। इस प्रकार हम लोग चलते पड़ेंगे। पहला है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चलन, कब से कब तक? 1757 से 1813 तक। तो सबसे पहला आपसे प्रश्न यहीं से आ जाता है और न जाने कितने बार ये प्रश्न आए हैं। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, आपको ये पीरियड वाला प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो वाणिज्यिक पूंजीवाद कब से कब तक हुआ? 1757 से 1813। इस काल में क्या हुआ? एक ही कंपनी थी। कौन कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका पूरा ध्यान किस पर था? आर्थिक लूट पर। कभी आप इस बीच में नहीं देखेंगे इस क्षेत्र को जीतकर वहां पर शासन स्थापित करना, ऐसा नहीं था। इस समय सिर्फ और सिर्फ ध्यान एक ही था, आर्थिक लूट, ज्यादा से ज्यादा पैसा संग्रह करना, कमाना। ठीक है, इस समय बस यही काल था। और इसका मुख्य उद्देश्य को अगर देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य में हम लोग उसको अलग अलग पॉइंट्स में बांट दिए हैं। अलग अलग पॉइंट्स को फिर हम लोग डील करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य ही होता था। अगर इस दौर का जो हमारा पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद, तो इसका क्या क्या उद्देश्य था, उद्देश्य को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो इनका उद्देश्य था, एक नंबर पे भारत के व्यापार पर एक अधिकार। उस समय भारत में और भी यूरोपीय कंपनियां थी, उन कंपनियों को भगाना और भारत के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना था। यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष चला, जहां पे हम लोग कर्नाटिक वार को देखते हैं, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चले। 3 आंग्ल कर्नाटिक वार हुए और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अंततः यहां से भागना पड़ा। और इसी प्रकार अन्य जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको भी किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों ने यहां से भगाया और व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, इन सभी पर हम लोग अलग क्लास करेंगे। आंग्ल कर्नाटिक वार, ये सब है ना, जितना है अलग क्लास होगा। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ वाणिज्यिक पूंजीवाद को भी समझ रहे हैं, है ना, उनके कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, इनका क्या क्या उद्देश्य होता है, वाणिज्यिक पूंजीवाद के दौर में क्या इनका उद्देश्य था, किस प्रकार उनकी विशेषताएं थी, इसको देख रहे हैं। क्या था? पहला, भारत के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना। और इसको उदाहरण से आप ऐसे समझें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी यूरोपीय कंपनियों को भारत से भागने पे मजबूर कर दिया और व्यापार पर एक अधिकार स्थापित किया। दूसरा उद्देश्य था इनका, चलिए उनको नीचे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पर नीचे हमने इसको कर लिया है। दूसरा था राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। दूसरा, जब उन्होंने आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, आर्थिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया, अब उनका उद्देश्य क्या हो गया कि राजनीतिक प्रभाव, डायरेक्ट राजनीतिक नियंत्रण नहीं, राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना है और राजस्व प्राप्त करना है। जैसे आप देखेंगे जब बंगाल को उन्हें अपने कब्जे में लिया तो डायरेक्ट रूल नहीं किया, क्या किया, वहां पर कंपनी के एजेंट को बैठाया। और वो एजेंट कौन थे? भारतीय हुआ करते थे। यानी राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया, राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना दूसरा उद्देश्य था। और उससे क्या मिलना? राजस्व। जब भारत में बंगाल को पहली बार जीता और बंगाल में द्वैत शासन लगाया, तो वहां से राजस्व प्राप्त करने का उनको जो कैसे दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ पर राजस्व लेना है और इसी राजस्व यहाँ कच्चा माल खरीदना है और इसको ब्रिटेन भेज के तैयार माल करके फिर भेजना है। यानी दूसरा जो उसका उद्देश्य था, पहला था व्यापार पर एकाधिकार करना, दूसरा क्या होगा? राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व वसूलना, भारतीयों से टैक्स वसूलना, दूसरा उद्देश्य रहा। अब जो तीसरा इनका उद्देश्य रहा वाणिज्यिक पूंजीवाद का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा इनका उद्देश्य है कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना। जिस प्रकार जब उसने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, अब उनके पास क्या हो गया ना कि वो कच्चा माल अब पर वो प्रभाव जमाने लगे, किसानों पर नियंत्रण स्थापित करने लगे, किसानों को डराते थे, धमकाते थे और सामान को कम मूल्य पर, कच्चा माल को कम मूल्य पर खरीदते थे। जैसा मैंने पहले ही कह दिया, कच्चा माल को मनचाहे दामों पर खरीदते थे किसानों से और उस कम दाम पर खरीदे हुए
कच्चे माल को ब्रिटेन भेजते थे, वहां के मशीनों से तैयार कर उस रेडीमेड प्रोडक्ट को फिर इंडिया में आकर सेल करते थे। ठीक है, तो तीसरा उद्देश्य था कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीद कर यूरोप में उसे अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना। ठीक है, या तो वो कच्चे माल जो लेके जाए या फिर भारत से कुछ भी, जैसे चाय हो गया, चाय वगैरह खरीद लिए और चाय को जाके वहां ज्यादा दाम में बेचा या सस्ते दाम में खरीदा, तो वहां अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना। चौथा जो उद्देश्य था उसका इस दौर में, जो उनका चौथा उद्देश्य था वो था विजित क्षेत्र की जनता पर नए नए कर लगाना। अब जिस क्षेत्र को उसने जीत लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया, वह नए नए टैक्स लगाना। और जो अंतिम उद्देश्य होता है इस दौर में, वह पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। और आपको पता होगा कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की का नियंत्रण स्थापित हो गया भारतीय राजाओं पर, तो यहाँ बहुत सारे चीजों पर डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने वहां के और अन्य जो पूंजीपति वर्ग थे उनको आमंत्रण किया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए इंडिया, वहां आप इस चीज में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, उनके पास पूंजी की स्टार्टिंग में कमी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो कहा वहां के जो पूंजीपति वर्ग थे वहां जाकर चलिए इंडिया में निवेश कीजिएगा, और उसको निवेश के बदले फिक्स्ड प्रॉफिट का वादा किया जाता था और उनको दिया जाता था, है ना, फिक्स्ड। उनको कहा जाता था कि आपको इतना 5% 10% प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। अब यहाँ के वहां जो ब्रिटेन के पूंजीपति वर्ग थे वो अब इंडिया में पूंजी निवेश करने के लिए तैयार। जैसे मान लीजिए आप ही के पास अगर 10 लाख है, आप 10 लाख बैंक में रखें, कोई बोल रहा है बैंक में कितना इंटरेस्ट है, 4%, हम आपको देंगे 10%, निश्चित रूप से 10% लाभ देंगे, आप यहाँ पे लगाइए। जब इस प्रकार की बातें आती है और आप किसी को लाभ दे चुके हैं, अन्य लोग यहाँ प्रेरित होते हैं, तो उसी तरह हुआ निश्चित लाभ। वहां के जो कह सकते हैं कि पूंजीपति वर्ग थे उसको यहाँ निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया इंडिया में, और उसको निश्चित लाभ देने का वादा किया गया। और इस प्रकार ये इसका पांचवा उद्देश्य था। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं, वाणिज्यिक जो पूंजीवाद का दौर था, जिस प्रकार आपको कौन कौन सा फेज था इसको, 1757 से 1813, 1757 से 1813 वाणिज्यिक पूंजीवाद को जो चलन था उसके बारे में हमने जाना, इनके उद्देश्य के बारे में, और इस दौर में क्या क्या हुआ। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आएगा कॉन्सेप्ट बेसिस पे आएगा, है ना, कॉन्सेप्ट बेसिस पे आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट का आपको याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इससे क्या होगा, क्वेश्चन कहीं से घुमा के आएगा, आप उसको कर लेंगे। देखिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण से जुड़ा हुआ 2 कथन है, इस कथन को आप याद रखिएगा। 2 स्टेटमेंट है बड़े बड़े महान हस्तियों का, उस स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है ना, हिस्टोग्राफी में आप पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न कहाँ आएगा, हिस्टोग्राफी सेक्शन में। जैसे कथन है, जब बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया था, कब से, 1767 से 1772 तक, 1765 इसको मान सकते, 1765 से 1772 तक जब बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया था लॉर्ड क्लाइव के समय, उस समय के जिस प्रकार अंग्रेजों ने लूट की व्यवस्था कायम की थी, उसको देखते हुए कुछ इतिहासकारों ने अपने स्टेटमेंट दिए थे जो वर्ल्ड फेमस है। जैसे पर्सिवल स्पेयर ने 1765 से 1772 का जो द्वैत शासन का पीरियड है, इसके बारे में क्या कहा, अब बंगाल में खुला तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। आपसे पूछा जाएगा, अब बंगाल में खुला तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ, यह कथन किसका है, तो पर्सिवल स्पेयर का। इसी में 1765 से 72 के काल को लेकर ही के.एम. पानिक्कर सर ने क्या कहा, उसने कहा कि बंगाल में डाकू राज है, बंगाल में जो अंग्रेजों का शासन है उसको उसने डाकू राज कहा। यह प्रश्न आया हुआ है ना, बंगाल में द्वैत शासन के काल को यानी 1765 से 1772 के काल को किसने डाकू राज से तुलना की है, तो के.एम. पानिक्कर ने। बंगाल में खुला और बेशर्म लूट आरंभ हो गया, यह कथन किसका है, तो पर्सिवल स्पेयर का। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ये 2 कथनों का आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे, अगले क्लास में जो इनका और 2 चरण है ना, वाणिज्यिक पूंजीवाद हो गया, इसके बाद कौन सा है, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। तो औद्योगिक पूंजीवाद की क्या विशेषता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर वित्तीय पूंजीवाद की क्या विशेषता है, इस दौर में क्या क्या हुआ, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको और एक क्लासेस में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग इतना ही, पहला क्लास है, ऐसे ही क्लासेस फिर लंबी क्लासेस भी चलेगी, जहां पे हम लोग 3-4 यूनिट को एक दिन में कवर कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे।
तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत ही जल्द फिर से एक नई क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।